गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का बुक संचयन का चैप्टर 2 स्मृति पढ़ने जा रहे हैं। बेटा स्मृति, पहले तो आपको स्मृति का अर्थ पता होना चाहिए। स्मृति का अर्थ है यादें, यानी कि यहाँ पर जो इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। तो यहाँ श्री राम शर्मा जी ही अपने बचपन में घटी घटना को याद करके उसे यहाँ एक लेख के माध्यम से हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लेखक श्री राम शर्मा हैं और वो अपने बचपन की कुछ घटनाएं हमें बताना चाहते हैं और ये साहसपूर्ण घटनाएं थी। यहाँ पर वो उसने जीवन में बहुत सारी साहसपूर्ण घटनाएं इसके साथ घटित हुई थी, जिसमें से एक पूर्ण रूप से यानी कि एक स्पेशल घटना थी, मुख्य रूप से घटना थी जिसमें वे एक तरफ तो बड़े भाई से पिटने और दूसरी तरफ से भयंकर काले सांप द्वारा किए जाने वाले प्रहार से मौत का भय था। यानी कि एक तरह से एक तो अगर वो ये काम नहीं करता तो उसका बड़ा भाई उसको पीटता, दूसरा कोई भयंकर सांप उसे काट लेता। तो बेटा यहाँ पर इस पाठ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें इसके शब्दार्थ जो साथ में नीचे दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ने हैं। मैं बेटा आपको अच्छे से समझा रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। मैं आपको पेज वाइज एक एक लाइन पढ़ के तो नहीं बता रही, लेकिन मैं इस पेज की यानी पेज वाइज समरी आपको बता रही हूँ कि इस पूरे पेज में क्या बताया गया है। बेटा इसमें क्या बताया गया है कि जो श्री राम शर्मा जी है ना, वो अपने बचपन की घटना के विषय में बताते हुए लिखा है कि दिसंबर जनवरी में कड़ी ठंड पड़ रही थी। बरसात होने के कारण सर्दी और भी अधिक बढ़ गई थी। बेटा आपको पता है ना कि जब दिसंबर जनवरी में बारिश हो जाए तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वही बात बता रहे हैं। लेखक अपने साथियों के साथ शाम के समय बेर खाने जा रहा था। एक आदमी उसे बताता है कि उसके बड़े भाई उसे बुला रहे हैं। लेखक पिटने के भय से, उसको अपने बड़े भाई से पिटने का डर था कि उसके भाई को पता चल गया होगा कि वो बेर खाने गया है। तो लेखक पिटने के भय से सहमा हुआ घर में आता है, यानी डरा डरा सा आता है और उसके भाई साहब उसे चिट्ठियां देकर मक्खनपुर डाक खाने में डालने के लिए कहते हैं कि उसका भाई वहाँ बैठा बैठा चिट्ठियां लिख रहा था। वो उसको नहीं पता था उसके भाई को कि वो बेर खाने के लिए गया हुआ है। तो यहाँ लेखक तो इस डर से कि भाई उसको डांटेगा, इस डर से सहमा सहमा आता है, लेकिन आकर देखता है कि उसका भाई आंगन में बैठा चिट्ठियां लिख रहा है और उसको चिट्ठियां डाकखाने में डालने के लिए उसको बुलाया गया था। भयंकर सर्दी में लेखक और उसका छोटा भाई अपने बबूल के डंडे लेकर, बबूल एक पेड़ का नाम होता है, तो पेड़ की लकड़ी लेकर के जैसे डंडा बना होता है, डंडे लेकर के चल दिए। वह उस डंडे से अनेक सांपों को मार चुका था, यानी कि इस डंडे से उसने अनेक सांप मार दिए थे। यहाँ बेटा इन्होंने नीचे दिया है कि सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन का अर्थ है कि नारायण ईश्वर का जो वाहन है वो क्या है? गरुड़। गरुड़ पक्षी जो है वो सांपों का दुश्मन होता है, इसलिए इन्होंने इस डंडे को नारायण वाहन कहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज। इसमें पढ़ने के बाद बेटा पता चलेगा कि क्या है, उन्होंने अपने डंडे को नारायण वाहन कहा था। अब वह चिट्ठियां लेकर के चल पड़ता है। उसने चिट्ठियां अपनी टोपी में रख ली थी। टोपी में चिट्ठियां रखकर तेजी से बढ़ते जा रहे थे। जल्दी ही वे गांव से दूर एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। 2 महीने पहले काला सांप उसमें गिर गया था। स्कूल के बच्चे आते जाते उस कुएं में पत्थर फेंकते तो कुएं से फुफकार की आवाज आती थी। यानी कि एक तरह से जब वो स्कूल से आते जाते तो बच्चे उसमें ढेला फेंकते थे, ताकि क्योंकि जब कुछ सांप को लगता तो वो आवाजें करता था, फुफकारता था। तो इनको भी लगा कि अब समय है, हम यहाँ पास से जा रहे हैं तो इसमें ढेला फेंक करके सांप की फुफकार सुने। यानी कि यहाँ पर वो उस पर कुएं में ढेला फेंकते हैं उससे फुफकार सुनने के लिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया वो अगले पेज में बताया गया है। देखिए बेटा नेक्स्ट पेज। इसमें बेटा ये बताया गया है कि लेखक के साथ साथ उसका छोटा भाई भी चिट्ठियां डालने के लिए उसके साथ जाता है, लेकिन क्या बताया कि मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। जिस प्रकार हिरण के एक बच्चे के साथ दूसरा बच्चा यानी हिरण का बच्चा, यानी कि 2 भाई जब एक साथ जाते हैं तो इसमें बताया गया कि उसको मृग शावक के रूप में कहा है। तो उसने कहा कि उस दिन भी हमने एक हाथ से टोपी उतारते हुए दूसरे हाथ से पत्थर फेंका। लेखक ने जैसे ही टोपी को हाथ में लेकर पत्थर फेंका, तीनों चिट्ठियां चक्कर खाती हुई कुएं में जा गिरी। यानी कि हिलती हुई वो उधर से चक्कर खाती हुई कुएं में जा गिरी। इस घबराहट के कारण उसे इतना भी
याद नहीं आ रहा था कि पत्थर सांप को लगा या नहीं। यानी कि उसने जो चिट्ठियां फेंकी, वो चिट्ठियां उसमें गिरने के कारण वो इतना घबरा गया कि उसको पता ही नहीं कि वो जो ढेला सांप को मारने के लिए उन्होंने फेंका था वो सांप को लगा या नहीं, फुफकार हुई कि नहीं, कुछ नहीं पता। चिट्ठियों के गिरते ही वह मृत समान हो गया, यानी जड़ हो गया एक तरह से कि अब वो क्या करे। वह उसे पकड़ने का प्रयास भी किया परंतु सफल नहीं हो सका। इस प्रयास से वह कुएं में गिरता गिरता बचा, यानी कि एक तरह से उसको पकड़ने लगा लेकिन वो गिरता गिरता बचता, यानी कि गिरने वाला था। क्या होता है बेटा, सिर पे जब टोपी पहनी होती है, टोपी के नीचे उसने अपनी चिट्ठियां रखी हुई थी। उसने सोचा कि कहीं टोपी ना गिर जाए तो झुक करके वो ढेला फेंक रहा था, तो उसने टोपी तो उतार ली लेकिन उसकी टोपी के नीचे जो सिर पर चिट्ठियां रखी हुई थी वो गिर गई। अब वो क्या करे, दिक्कत तो आई ना बेटा। फिर कहता है चिट्ठियां कुएं में गिरने के कारण दोनों भाई रोने लगे। उन्हें निराशा, पिटने का भय, तो निराश हो गए कि ऐसे क्या हो, अब कैसे हम चिट्ठियों को निकाले। दूसरा भाई से पिटने का भय, बेचैनी सब उसके मन में आ रहा था। वे चाह रहे थे कि उस समय उनकी माँ उन्हें अपनी छाती से लगाकर प्यार से समझाए कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। लेखक झूठ कभी नहीं बोलता था और सच बोलने पर पिटने का भय था। यानी कि जो लेखक है वो अब वो सोचने लगा कि अब तो सिर्फ माँ ही उसे बचा सकती है। वो ही कहेगी कि भाई कोई बात नहीं, चिट्ठियां गिर गई तो गिर गई, हम दूसरी लिख लेंगे। लेकिन ये था कि भाई जो लेखक है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और सच बोलेगा तो उसका भाई उनको पीटेगा, ये इस चीज का उन्हें डर था। बेटा नेक्स्ट पेज। अब बेटा कि भाई समय बढ़ता जा रहा था, यानी कि अब वो करे क्या, सिर्फ समय ही बढ़ता जा रहा था कि कैसे वो चिट्ठियों को निकाले। दूसरी तरफ से पिटने का भय और जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ था। दृढ़ संकल्प से दुविधा समाप्त हो जाती है, यानी कि अगर हम कोई कोशिश करें, किसी चीज को करने का दृढ़ संकल्प ले ले तो जो समस्या है वो कम हो जाती है। वह भी चिट्ठियां निकालने का दृढ़ संकल्प करता है। जो व्यक्ति मौत का रास्ता अपनाता है वह संसार में किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह इस विश्वास से कुएं में घुसने के लिए तैयार हो गया कि डंडे से सांप को मारकर वह चिट्ठियां उठा लेगा। छोटा भाई इस डर से रो रहा था कि अब जीवित नहीं बचेगा, किससे उसको लगा कि उसका भाई कुएं में गिर गया, चला गया है तो वो अब जीवित नहीं बचेगा। उन्होंने धोती को आपस में बांधा, धोती के एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया और दूसरा सिरा डैंग पर बांधकर भाई को पकड़ा दिया, यानी कि भाई उसको खींच ले। वह धोती के सहारे नीचे उतरने लगा। लेखक पहले भी कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे कुएं के सांप से बिल्कुल भी भय नहीं था। यानी कि उस लेखक ने बहुत सारे सांप मारे थे उस डंडे से, उसे विश्वास था कि वह उस सांप को भी मार देगा। यानी कि एक तरह से बेटा उसको विश्वास था, दृढ़ संकल्प, यानी कि वो चिट्ठियों को निकाल लाएगा और सांप को मार देगा। नेक्स्ट पेज बेटा। इसमें बेटा जो लेखक है वो कुएं के धरातल पर कुछ ऊपर से नीचे देखता है, यानी धरातल मतलब जो जमीन है उससे थोड़े से ऊपर से ही देखता है तो सांप फन फैलाए धरातल पर से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। सांप उस पर वार करने के लिए तैयार बैठा था। वह कुएं के धरातल पर उतरना चाहता था परंतु नीचे कुएं का व्यास, यानी व्यास मतलब की गोलाई कम होने के कारण ऐसा करना मौत को बुलाना था। ऊपर से लटक कर सांप को नहीं मारा जा सकता था। वह बुरी तरह से थक गया। वापस ऊपर जाने के लिए भी वो धरातल पर एक बार तो उतरना ही पड़ता है। वह बड़े प्यार से धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। उसके हाथों से धोती पकड़ी और पैर कुएं की दीवार से लगा दिए। इसमें यही बेटा नेक्स्ट पेज। इसमें बेटा बताया गया है कि इसमें लेखक जो है कुएं की परिधि पर उतरने यानी धरातल पर उतरने का ढंग का पता चल गया है कि किस तरह से वो उतर सकता है। वह कुएं की दीवार पर पैर लगाकर सांप के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। सांप आंखों से सुनता है बेटा, सांप के कान नहीं होते। उसके स्वयं की सभी इंद्रियों की शक्ति आंखों को मिल गई थी, यानी कि सारी ताकत सांप की आंखों में होती है। सांप उसके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो लेखक उस पर आक्रमण करे। वह जिस उम्मीद से कुएं में उतरा था वह सब असंभव लग रहा था कि वो चिट्ठियां ले आएगा। उसको बड़ा मुश्किल लग रहा था। कई बार मनुष्य द्वारा बनाई गई जो योजनाएं हैं, अनुमान है, उसके विपरीत और झूठे हो जाते हैं। सांप को देखते ही उसे भी अपनी आशा और योजना असफल होती दिखाई देती है। वहाँ डंडा चलाने के लिए जगह नहीं थी, यानी जगह बहुत कम थी। सांप को डंडे से दबाने से फन के न दबने की स्थिति में सांप के वार करने का जो भय था कि सांप अगर वो उसको डंडे को उससे दबाता तो सांप उस पर फन से वार कर सकता था। फन के दबने पर भी उसके पास पड़ी दो चिट्ठियों को उठाना मुश्किल था।
तो दोनों अपनी स्थिति संभालते हुए खड़े थे। लेखक का पक्ष कमजोर था क्योंकि सांप तो 1 सेकंड में डंक मार देता बेटा। थोड़ी सी भी चूक होने पर सांप का जहर उसके शरीर पर पहुंच सकता था, यानी कि सांप उस पर वार कर सकता था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज। अब बेटा लेखक को सांप के डसने का डर था, तो उसने डंडे से उसे दबाना ठीक नहीं समझा। उसने सोचा कि डंडे की सहायता से चिट्ठियों को सरकाया जाए। उसके पास केवल 2 ही रास्ते थे, एक सांप को मारना, दूसरा उसको कुछ नहीं कहना। लेखक ने दूसरे रास्ते को अपनाना ही ठीक समझा, यानी कि उसे कुछ ना कहना ने चुपचाप अपनी चिट्ठियां उठाना। तो धीरे धीरे डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसके निकट पहुंचा, सांप ने जोर से डंडे पर प्रहार किया, यानी डंक मार दिया। डंडा उसके हाथ से छूट गया और स्वयं ऊपर की ओर बिदक कर उछलने लगा, यानी कि वो सांप को से डर कर एकदम से उछल गया। सांप ने डंडे पर 3-4 चोटें कर अपनी शक्ति का परिचय दिया, 3-4 डंक एकदम से लगा दिए। परंतु वह उनकी शक्ति के बारे में पहले से ही जानता था, यानी कि उसको पता था कि सांप कितना ताकतवर होता है, कितना एकदम से वो अचानक से वार कर सकता है। कुएं से फुफकार और धमाके की आवाज सुनकर ऊपर जो उसका छोटा भाई बैठा हुआ था, वो सोचने लगा कि उसका भाई मर चुका है। उसका कोमल हृदय को बड़ा ही धक्का लगता है और दुख और विरह के विषय में सोचकर चीख पड़ा। लेखक ने दोबारा लिफाफा उठाने की कोशिश की। अब की बार सांप डंडे से बिल्कुल लिपट गया, यानी कि पहले तो उसने डंक मारा था, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल सांप जो है उस डंडे से चिपक गया, यानी कि एक तरह से उसने लिपट गया वो बिल्कुल सांप उससे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज। अब बेटा जो सांप है वो डंडे से चिपट गया, तो उसका जो पिछला हिस्सा उसके हाथ को स्पर्श कर रहा था, जिसकी जो पूंछ थी ना वो लेखक के हाथ को छू रही थी। उसने डंडा एक तरफ फेंक दिया। उसने सोचा कि जीवन होता है तो उसके बचने के अनेक ढंग होते हैं। डंडा खींचने के कारण दोनों की स्थिति बदल गई और जल्दी से चिट्ठियां इकट्ठी कर ली। धोती के सिरे, यानी कि एक तरह से डंडा एक तरह से दूर होने के बाद उसने डंडे को एक तरफ फेंक दिया और उसने चिट्ठियां इकट्ठी कर ली। धोती के सिरे से बांधकर चिट्ठियां ऊपर पहुंचा दी। वह लड़ाई जीत चुका था, यानी लड़ाई जीतने का अर्थ है कि उसने चिट्ठियां उठा ली थी, लेकिन उसका डंडा अब भी सांप के पास था। उसने मिट्टी लेकर एक तरफ फेंकी। जैसे कि सांप ने उस पर फन मारा, वैसे ही वह दूसरी तरफ से डंडा खींच लिया, यानी कि जिस प्रकार से सांप ये करता है कि जिधर कोई हवाज हरकत होती है तो उस तरफ डंक मारता है, तो उसने एक तरफ मिट्टी फेंक दी। अब सांप उस डंडे से उतर के उस मिट्टी की तरफ डंक मारता है, तो दूसरी तरफ से जा करके उसने उस डंडे को उठा लिया, लेकिन उसके पलटवार कर दिया, यानी कि उसने भी दोबारा से सांप ने पलटवार कर दिया। डंडा बीच में नहीं आता तो उसके दांत पैर में गड़ जाते, यानी कि एकदम से वो जैसे ही उसने डंडा उठाया ना, तो वैसे ही सांप ने पलटवार यानी एकदम से घूम करके वार कर दिया। अगर डंडा उनके बीच में नहीं आता तो उसके पैर पर डंक लगता। ऊपर चढ़ना मुश्किल तो नहीं था, परंतु हाथों के सहारे चढ़ना मुश्किल था, यानी वो घबराया हुआ था। ऊपर चढ़ने उसकी भुजाएं दुखने लगी, सांस फूल गया। धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से वह ऊपर चढ़ा और बेहाल होकर थोड़ी देर तक वहीं किनारे पर पड़ा रहा, यानी कि वो बिल्कुल थक चुका था, डर के अंदर बैठा हुआ था। एकदम से वो किनारे पर ऊपर चढ़ के एकदम से वहीं किनारे पर लेट गया। फिर धोती कुर्ता पहनकर आगे चले गए, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी धोती कपड़ा पहने और वो आगे चल पड़े। नेक्स्ट पेज। इसमें बेटा क्या बताया गया कि ये जो घटना घटित हुई थी उसने डर के मारे अपनी मम्मी पापा को नहीं बताया था। लगभग 7 साल के बाद उन्होंने ये घटना अपनी माँ को बताई। माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अंत में लेखक कहता है कि वे डंडे के दिन भी कितने अच्छे थे, जिनमें डंडे से सांप का शिकार करना राइफल या शिकार करने से कम रोमांचकारी और भयानक नहीं था। यानी कि एक तरह से बेटा यहाँ पर बताया गया है कि उसने घटना अपनी माँ को यानी कि 7 साल के बाद बताई, जो कि उसकी माँ इस घटना को सुन करके बड़ी भयभीत हुई कि अगर बेटे को उस समय कुछ हो जाता तो। ठीक है बेटा, ये लेसन आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा रही हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको साथ में भेज भी रही हूँ। आप बेटा इनको लिखोगे और याद करोगे। ठीक है बेटा। अब पहला क्वेश्चन है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? यही डर था कि भाई अगर किसी ने, जब वो बेर खा रहे थे ठंड में, तो उसको लगा, किसी आदमी ने कहा कि उसका भाई उसे बुला रहा है, तो उसको डर था कि कहीं उसका भाई बेर खाने के लिए उसकी पिटाई ना कर दे।
मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? बच्चों को मजा आता था कि उनको कुएं में सांप था, वो ढेला फेंकते तो सांप वो आवाज करता, फुफकारता, तो उसकी फुफकार सुनने के लिए वो ढेला फेंकते थे। सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं यानी याद नहीं है। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है कि जब वो अपने भाई की चिट्ठियां लेकर के जाता है तो उसने जब वो पत्थर उसने फेंका, ढेला उसने फेंका कुएं में, तो उसने टोपी उतार ली तो उसका जो चिट्ठियां थी वो कुएं में गिर गई। तो उसको ये नहीं पता कि सांप को ढेला लगा या नहीं लगा, उसकी फुफकार आई है कि नहीं आई। वो तो एकदम से सुन रह गया, यानी कि उसको ये लगा, घबरा गया कि भाई अब क्या होगा, चिट्ठियां तो कुएं में गिर गई। इसलिए उसकी जो दशा थी वो बड़ी डरावनी थी, यानी वो डरा हुआ था। नेक्स्ट, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? भाई किस लिए लिया? आपने लेसन पढ़ा है। एक तो अपने भाई से पिटने का भय था उसे, दूसरा कि वो चिट्ठियां बहुत जरूरी थी क्योंकि उसके भाई ने कहा था कि ये चिट्ठियां डाकखाने में डालनी बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? एक तो उसने अपने हाथों से धोती को पकड़ा और पैरों से कुएं की कच्ची दीवार से मिट्टी नीचे धरातल पर डाल दी, यानी जमीन पर डाल दी। दूसरा, उसने अपने डंडे उठाने के लिए भी मिट्टी दूसरी तरफ फेंकी थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखे। बेटा जो ये पूरी घटना है उसके कुएं में उतरने की, चिट्ठियों को उठाने की, उसके बारे में अपने विचार अपने शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा। वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि आप क्या लिखना चाहते हो। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ यानी बचपन में की जाने वाली शरारतों के विषय में पता चलता है, यानी किन किन शरारतों के बारे में पता चलता है कि जो बच्चों की टोली होती है एक तरह से बंदरों की टोली होती है, एक करता है तो दूसरा भी करता है। तो एक बच्चा अगर उसने कुएं में ढेला फेंकता है तो सारे बच्चे उसमें ढेला फेंकते थे। स्कूल में आते जाते सभी बच्चे कुएं में ढेला फेंकते, उसकी आवाज सुनते थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का अनुमान यानी वो अनुमान लगा लेता है कि मैं ये काम कर लूंगा, और भावी योजना यानी भविष्य के लिए योजनाएं बनाना कितनी मिथ्या मतलब झूठी, और उल्टी यानी गलत, यानी कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। तो यही पर ये कहा गया है कि अगर आदमी आत्मविश्वास से काम करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है, लेकिन वो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम सोच लेते हैं कि ये काम तो बड़ा इजी है, तो वो इजी नहीं होता, वो मुश्किल भी हो सकता है, उसके सामने कोई भी समस्या आ सकती है। इसलिए बेटा जो जीवन में हम सोचते हैं, जो योजनाएं हम बनाते हैं, वो कई बार गलत साबित हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ लेखक के सामने जो अनुमान लिया था कि वो बड़ी आसानी से ही सांप को मार करके चिट्ठियां उठा लाएगा, जबकि वो आसान नहीं था, सांप उसको चोट पहुंचा सकता था। ठीक है बेटा। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए कि बेटा फल तो किसी दूसरी शक्ति, यानी हमारा कार्य है सिर्फ कर्म करना, दृढ़ता से अपने कार्य को करना, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता, वो किसी दूसरी शक्ति के हाथ में होता है। बेटा जिस प्रकार से हम कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, यानी कि अगर हम अपने लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो हमें वो लेसन समझ कैसे आएगा। यानी कि सिर्फ मैंने आपको बोल दिया लेसन पढ़ो, आपने एक बार पढ़ लिया, आपको समझ नहीं आया, आपके मन में आएगा मैडम ने कौन सा सुनना है, अभी तो पता नहीं कब स्कूल जाना है, तो क्या हुआ बेटा, वो आपको आधा अधूरा समझ आया। लेकिन अगर आपने ये सोचना है कि कोई बात नहीं, मैडम ने भी कोशिश की है, हम भी पढ़ेंगे, घर बैठ के हमने क्या करना है, पढ़ना तो है ही, ना ही तो बेटा आपको तैयार होकर स्कूल आना होता है, ना ही आपको कहीं धूप में गर्मी में रहना होता है, आप कूलर एसी में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो बेटा अगर कोई बच्चा ये सोच लेता है कि भाई हाँ मेरे को तो लेसन बड़े अच्छे से तैयार करना है, जैसा मैडम ने समझाया उससे ज्यादा मेरे को तैयार करना है, और भी मैंने वीडियो देखनी है, तो अगर दृढ़ संकल्प कर लेता है तो उसका जो परिणाम होता है बहुत अच्छा आता है। तो वही बात है बेटा यहाँ पर बताया गया, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है कि भाई जो हम कार्य करते हैं वो फल हमें भगवान देता है। तो वही ऐसा है कि भाई यहाँ पर लेखक ने बड़ी ही मेहनत की और बड़ी दृढ़ता से, बड़ी तत्परता से वो अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ, यानी चिट्ठियां निकालने में कामयाब हुआ। बेटा आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आ गया होगा। बेटा इसको ध्यान से पढ़ो, इसके क्वेश्चन आंसर लिखो और याद करो। ठीक है बेटा, थैंक यू।